नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। कल थोड़ा सा बिजी होने की वजह से संस्था में उपलब्ध नहीं था, इस वजह से आपकी बैच में आ नहीं पाया था, माफ करेगा उसके लिए। और आज से आपकी फिर क्लासेस रेगुलर शुरू हो रही है। और कैसे आप सारे लोग? आशीष, गौतम जी, मुराद, रवि, मधु, पुनीत, सविता, शर्म, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होगा सब कुछ। क्यों भाई? बिल्कुल जोश खरोश बना के रखना है, जुनून में थोड़ा सा भी कमी नहीं होना चाहिए। जीत उसी की होती है जो अंतिम समय तक जुझारूपन बनाए रखता है। बीच बीच में कई बार लोग यह भी बताते हैं, सर ये भी देख ले वो भी देख ले। भटकाव की स्थिति कभी भी पैदा नहीं होनी चाहिए। चीजें आपके समक्ष उपस्थित हैं सारी की सारी। कौन सी चीज कहां से ग्रहण करनी है, कितना ग्रहण करना है, ये सब कुछ जब फैसला कर लिया है तो फिर इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो आपका मूल तत्व है, जो आपकी मौलिक बातें होती हैं, मौलिक तैयारी का तरीका होता है, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो शुरुआत से आपने जिस जिस चीज को अपनी आदतों में शामिल किया है पढ़ाई के संदर्भ में परीक्षा पास करने के लिए, उन सारी की सारी चीजों को लास्ट तक मेंटेन रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। देखिए, आज एक नया टॉपिक हमें शुरुआत करनी थी जिसका नाम है महाजनपद काल। और आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो महाजनपद काल है, 6ठी सदी ईसा पूर्व का जो समय काल है, 6ठी सदी ईसा पूर्व का, उसे महाजनपद काल के तौर पे जाना जाता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व महाजनपद काल। ध्यान से समझेंगे, सारी बातें एक बार में दिमाग में बनती चली जाएंगी। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उस टॉपिक में कौन कौन सी खास चीजें हैं जिनके विषय में हमें जानना है या परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस बात की जानकारी होनी चाहिए। और जब महाजनपद काल पढ़ रहे हैं तो पहली बात दिखाई पड़ती है, इस समय काल की विशेषता क्या क्या रही। समय काल की विशेषता, और इस समय काल के अगर विशेषता में ध्यान दे थोड़ा सा, तो पहली बात निकल करके आती है पुरातात्विक दृष्टि से। यह किस पुरातात्विक दृष्टि से यह कौन सा समय काल था? तो पुरातात्विक दृष्टि से यह NBPW अर्थात नॉर्थ ब्लैक, याद करेंगे, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, अर्थात इसको कहा जाता है, नॉर्थ का मतलब उत्तरी, ब्लैक का मतलब काली, पेंटेड का मतलब पॉलिश, वेयर का मतलब बृहद्भांड। अर्थात पुरातात्विक दृष्टि से यह जो 6ठी सदी ईसा पूर्व का समय काल था वो उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड का समय काल था। अर्थात इस समय के लोग इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया करते थे। उत्तरी काली अर्थात उत्तर का भाग काले रंग से पुता हुआ उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड का समय काल था 6ठी सदी ईसा पूर्व का। पहली बात। दूसरी बात, इस समय काल में कृषि क्षेत्र में एक नई और व्यापक तौर पे नई बात देखने को मिली। लोहे का अधिकाधिक प्रयोग हुआ। लोहे का अधिकाधिक प्रयोग हुआ। न सिर्फ लोहे का अधिकाधिक प्रयोग हुआ, बल्कि एक दूसरी चीज भी देखने को मिलती है कि इसी समय धान रोपण की पद्धति की जानकारी, आप सारे लोगों को पता होगा, धान को रोपाई किया जाता है, धान रोपण पद्धति की जानकारी भारतीयों को हुई। और इस दोनों से क्या हुआ, इन दोनों से क्या हुआ कि कृषि अधिशेष की स्थिति पैदा हुई। कृषि अधिशेष अर्थात जितनी आवश्यकता है उससे अधिक, अर्थात सरप्लस की स्थिति बनती है यहां पे। और जब सरप्लस की स्थिति बनती है तो इसी से जुड़ी हुई एक बात और यहां पे हो जाएगी। इस समय काल में ही
मुद्रा व्यवस्था की भी शुरुआत होती है। मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत होती है भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व अर्थात महाजनपद काल में। और मुद्रा व्यवस्था में इस समय काल की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इस समय काल की मुद्रा को आहत मुद्रा कहा जाता था। आहत मुद्रा को इंग्लिश में पंचमार्क्ड क्वाइन कहा जाता है। पंचमार्क्ड क्वाइन कहा जाता है। और बेसिकली ये किस धातु की बनी होती थी? तो ज्यादा चांदी की बनी होती थी और थोड़ा सा तांबा का बना होता था। अर्थात कभी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगाना होगा कि आहत मुद्रा निम्नलिखित में से किस धातु की बनी होती थी? कोई एक ऑप्शन अगर आपको लगाना होगा तो आप चांदी की लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चांदी की मुद्रा इस समय काल में पाई गई है। अब समझने की बात यह है कि कृषि अधिशेष की स्थिति बन रही है, मुद्रा व्यवस्था का आरंभ हो रहा है, तो इसी से अगली कड़ी निकल करके आ जाएगी। जब कृषि अधिशेष स्थिति बन रही है तो इसी से भाई व्यापार की भी शुरुआत हो जाएगी। मुद्रा व्यवस्था की भी शुरुआत हो गई तो व्यापार के साथ अर्थात ट्रेड के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का भी आरंभ देखने को मिलेगा। फिर से पुरातात्विक दृष्टि से यह नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर का समय काल था, पहली बात। दूसरी बात, कृषि क्षेत्र में इस समय लोहे के अधिकाधिक औजारों उपकरणों का प्रयोग होना शुरू हुआ। साथ ही धान रोपण की पद्धति की भी जानकारी इस समय काल में हुई। इन दोनों से कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई और मुद्रा व्यवस्था की भी शुरुआत इस 6ठी सदी ईसा पूर्व महाजनपद काल में हो जाती है। इन दोनों से कृषि अधिशेष और मुद्रा व्यवस्था के आरंभ होने से व्यापार वाणिज्य को भी बल मिला। अब एक प्रश्न बनता है कि मुद्रा व्यवस्था की जो ये शुरुआत हुई तो इस समय काल की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इस समय काल की मुद्रा को आहत मुद्रा कहा जाता था। क्या कहते थे? आहत मुद्रा कहा जाता था। और बेसिकली यह किस धातु की बनी होती थी? तो चांदी की बनी होती थी और चांदी के साथ साथ थोड़ा सा तांबा, लेकिन कोई एक अगर आपको लगाना होगा उत्तर तो आप लगाएंगे चांदी की बनी होती थी। आगे बात करेंगे। अब जब यहां पे मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत हो गई, मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत हो गई और मुद्रा व्यवस्था की जो शुरुआत हो रही है, वैदिक काल में हमने देखा, पूर्व वैदिक काल में कि जो बलि होता था वो स्वैच्छिक होता था। उत्तर वैदिक काल में ये बलि अनिवार्य तो हो गया लेकिन मुद्रा के रूप में नहीं हुआ था। फल फूल दूध दही मेवा मिश्री आदि के रूप में यह देखने को मिलता है। लेकिन महाजनपद काल अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व में मुद्रा व्यवस्था का आरंभ हो गया और पैसे के अर्थात मुद्रा के रूप में यह आरंभ होता है। और इससे क्या हुआ कि जब लोगों के पास अब मुद्रा के रूप में धन इकट्ठा हो रहा है तो राजा को भी अब दूध दही से मतलब तो है नहीं। राजा भी ये कहने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है कि भाई अब तुम्हारे पास अगर मुद्रा के रूप में आ रहा है, चल संपत्ति आ रही है, तो हमें भी जो टैक्स चाहिए अब वो दूध दही से काम नहीं चलेगा, हमें भी नगद रूप में ही चाहिए। और इसी से एक कड़ी निकल करके आती है, नियमित कर व्यवस्था का आरंभ हुआ। नियमित कर व्यवस्था आरंभ हुई, वो भी किस रूप में? मुद्रा के रूप में। जब कर व्यवस्था की शुरुआत हो गई और मुद्रा के रूप में राजा के पास अब धन इकट्ठा होना शुरू हुआ तो राजा ने सोचा होगा कि अभी तक तो रिश्तेदार नातेदार को इकट्ठा करके उत्तर वैदिक काल तक किसी प्रकार से अपने कबीले या जनपद की सुरक्षा कर लिया करते थे, लेकिन अब जो रिश्तेदार नातेदार हैं वो भी कन्नी काटना शुरू कर लिए हैं कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। तो राजा ने सोचा कि जब अब पैसा आ ही रहा है तो अपने जनपद या महाजनपद की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ हमें सैनिकों को भी भर्ती कर लेना चाहिए, उनको वेतन भी देना चाहिए। और इसी से अगली कड़ी निकल करके आ गई, नियमित रूप से सैन्य व्यवस्था की भी शुरुआत हो गई। सैन्य व्यवस्था आरंभ हो गई महाजनपद काल में। बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा है महाजनपद काल।
अब जब नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है तो राजा की जो रानी है, अब कोई एक तो है नहीं, बहुत सारी रानियां होती थी उस समय काल में, तो रानी ने कहा होगा, ये समझने की बात है, बस कहा होगा नहीं कहा होगा तो बेकार की बात है, समझने की बात है। रानी ने कहा होगा कि महाराज आप तो इतने बड़े क्षेत्र के राजा हैं, महाराजा हैं, और कब तक वही झोपड़पट्टी में हमें रखेंगे? अब तो आपके पास पैसा भी आ रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे लिए एक सुंदर सा महल बनवा देते? अब राजा भी पहले से ही गदगद बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है रानी बोले और तपाक से हम अपना प्रभुत्व दिखाएं कि हम क्या चीज है। जैसे ही रानी ने बोला होगा, राजा ने कहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो महाराजा हैं, राजा हैं इतने बड़े क्षेत्र के, तुम इतनी छोटी सी बात करती हो, तुम वैसी की वैसी हो, कुछ तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए महल बनवा देते हैं। अब महल जब बन रहा है तो महल के कारीगर भी आएंगे, और अब महल बन रहा है तो पहले झोपड़ में रहना होता था तो 2-4 दासियों से ही काम चल जाता था। अब बड़ा सा भवन बन रहा है, बड़ा सा किला बन रहा है, तो कर्मचारी भी ज्यादा बढ़ रहे हैं राजमहल में, और जब कर्मचारी बढ़ेंगे तो लोगों को दैनिक जीवन चलाने के लिए भोजन सामग्री आदि आदि की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसी से अब एक नई चीज देखने को मिलती है कि बाजार बनने शुरू हुए तो यही बाजार धीरे धीरे डेवलप होकर के नगर की स्थापना करते हैं, अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व में नगरीकरण की स्थिति देखने को मिलती है। और इस समय काल को इसी परिप्रेक्ष्य में द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में प्रथम नगरीकरण की स्थिति हमने देखी हुई थी, जबकि वैदिक काल ग्रामीण परिवेश वाला, चाहे ऋग्वैदिक हो चाहे उत्तर वैदिक हो, ग्रामीण परिवेश वाला समय काल था, उसमें नगर आदि की कोई जानकारी नहीं मिलती है। और जैसे ही महाजनपद काल की शुरुआत होती है, टैक्सेशन मुद्रा के रूप में मिलना शुरू हो जाता है राजा को, और लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, स्वयं राजा हो चाहे राजमहल के अन्य कर्मचारी हो। ऐसे में अब सैनिक भी आ चुके हैं, वेतन उनको भी मिलने लगा है, खर्च करने के लिए तमन्ना जग रही है, तो बाजार होगा तभी तो खर्च होगा। नगरों की स्थापना होती है द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि पहली बार हड़प्पा सभ्यता में हो चुका था, नगर नष्ट हो चुके थे, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो चुकी, वैदिक काल की स्थिति ग्रामीण परिवेश, दोबारा से नगरीकरण की स्थिति बनती है। इसलिए ही महाजनपद काल अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही भाई आसानी से? जब नगरीकरण की शुरुआत हुई और क्षेत्र बड़ा हो चुका है, व्यापार वाणिज्य भी अब बहुत अच्छी गति में चल रहा है, तो सारी चीजों को लिखने की, तो अब काम ज्यादा बढ़ रहा है तो भाई अब सारी चीजों को कोई चीज भूल न जाए, तो सारी चीजों को लिखने की आदत तो होनी चाहिए। और ऐसे में ही नगरीकरण की जब शुरुआत हो रही है तो ऐसे में ही एक नई चीज देखने को मिलती है, लेखन कला की शुरुआत होती है, लेखन कला पुनः आरंभ होती है। और हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल को जो आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता में लिखावट का साक्ष्य मिला हुआ है, लेकिन हमारी समस्या रही है कि हम पढ़ नहीं पाए हैं। वैदिक काल में मौखिक शिक्षा दीक्षा की परंपरा थी, और महाजनपद काल में जब पुनः लेखनी की शुरुआत होती है तो इसी से एक और तथ्य जुड़ जाता है, भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में महाजनपद काल में जब दोबारा से लिखने की, लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं, और आज भी उसकी जानकारी हमें है कि इस समय यह चीज लिखी गई, आज भी हम पढ़ सकते हैं। इस समय काल में जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म से संबंधित बहुत सारे लेख पुस्तकें हैं जो कि आज भी हम देख सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है 6ठी सदी ईसा पूर्व काल में ही। अब जब नगरीकरण की शुरुआत हो रही है, लेखन कला की शुरुआत हो रही है,
तो व्यापार वाणिज्य भी चल रहा है। अब व्यापार वाणिज्य की शुरुआत हो रही है तो निश्चित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों को जाना होगा, कुछ दिन तक रहना भी होगा। तो लोग अब अपने घर को छोड़ करके दूसरे दूसरे क्षेत्रों में, जैसे आज काम के संदर्भ में लोग अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, दिल्ली चले गए कुछ दिन के लिए, बहुत गर्व महसूस होता है कि दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली आए हुए हैं। तो वैसे ही अब व्यापार की शुरुआत हो रही है दूर दूर। अब क्षेत्र बड़ा है, महाजनपद काल है, महाजनपद है, क्षेत्र बड़ा है, एक महाजनपद से दूसरे महाजनपद या एक ही महाजनपद में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, अर्थात जब जाना हो रहा है व्यापारिक कार्यों से तो निश्चित रूप से अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह गए और सुबह का बोला शाम को घर वापस आ गया, ऐसा तो है नहीं। अब जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं, 2 4 5 10 दिन 1 महीने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज में कुछ नए पेशा या कार्यों की शुरुआत हुई। जैसे इस समय काल में नगरीकरण के अंतर्गत नाई की शुरुआत हुई, बार्बर, धोबी जो कपड़ा प्रेस करने या कपड़ा धोने संबंधित है उसकी शुरुआत हुई, वेश्यावृत्ति की भी शुरुआत इस समय काल में होती है। इस प्रकार के बहुत सारे नए नए नगरीकरण के इस दौर में नई नई गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। आगे बात करेंगे तो न सिर्फ नगरीकरण बल्कि लिखने की भी शुरुआत होती है। समाज में कुछ नए लोग भी अब अपनी भूमिका में देखने को मिलते हैं। इसी संदर्भ में आपने नगर वधु के नाम आदि भी सुने होंगे, बाद में आएगा तब देखेंगे। आगे बात करेंगे। ये 6ठी सदी ईसा पूर्व एक ऐसा समय काल था जब भारत पर विदेशी आक्रमण भी पहली बार देखने को मिलता है। विदेशी आक्रमण, और भारत पर ये जो विदेशी आक्रमण हो रहा है तो एक प्रश्न बनता है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था। तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी ईरानी लोग थे और ईरानियों को पारसी भी कहा जाता है या पारसिक भी कहा जाता है, फारसी भी कहा जाता है। फारसियों के द्वारा या ईरानियों के द्वारा या पारसिक लोगों के द्वारा भारत पर पहली बार विदेशी आक्रमण देखने को मिलता है 6ठी सदी ईसा पूर्व में। और सिंध क्षेत्र को जीत भी लिया था कौन भाई? डेरियस फर्स्ट ने जीत भी लिया हुआ था। किस क्षेत्र को? सिंध के क्षेत्र को जीता हुआ था। और ये जो डेरियस प्रथम का राजवंश था वो था हखामनी वंश। कौन सा भाई? हखामनी वंश का था। जब आएगा तो थोड़ा सा डिटेल में इस पे बात करेंगे। इसके अलावा क्यों भाई बफरिंग हो रहा है क्या? बताइए जरा। नहीं, रुक के चल रहा है। 1 मिनट बस, तुरंत दिखाते हैं। तो देखिए बफर कर रहा है क्या भाई? ठीक है, चले ठीक है। चलो, तो पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ वो ईरानियों के द्वारा हुआ था और डेरियस फर्स्ट इस ईरानी आक्रमण हखामनी वंश का एक ऐसा राजा था जिसने भारतीय क्षेत्र को जीता भी था। इसके पहले भी हखामनी वंश या ईरानी आक्रमण हो रहे थे, इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो भी आक्रमण कर रहे थे, लेकिन जीत कोई नहीं पाया था। पहली बार डेरियस प्रथम ने ही जीता हुआ था और परीक्षा में यही वाला प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा आक्रमण जो हुआ वो यूनानी आक्रमण हुआ। ठीक है, ठीक हो गया। यूनानी आक्रमण हुआ किसके नेतृत्व में? सिकंदर के नेतृत्व में। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण हुआ। और सिकंदर चूंकि यूनान का एक प्रांत था मकदूनिया,
यहां का रहने वाला था। इसी को इंग्लिश में मैसिडोनिया कहा जाता है। तो सिकंदर के आक्रमण को यूनानी आक्रमण भी कहा जाता है और मकदूनियाई आक्रमण भी कहा जाता है, एक ही बात है। इसके विषय में भी बात करेंगे। इस समय काल में 6ठी सदी ईसा पूर्व में ईरानी आक्रमण हो रहा है और ईरानी आक्रमण के लगभग 200 वर्ष बाद यूनानी आक्रमण सिकंदर के नेतृत्व में देखने को मिलता है। इस समय काल की विशेषता में एक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। ब्राह्मणवादी यज्ञ कर्मकांड की परंपरा इतना ज्यादा होने लगी थी कि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल ऊब चुके थे, परेशान हो चुके थे। अति हो गया था और अति सर्वत्र वर्जित होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवादी परंपरा में ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार का माहौल बना दिया गया था कि शूद्र वर्ग परेशान था, वैश्य वर्ग परेशान था, क्षत्रियों का संघर्ष होता रहता था समाज में शिष्टता को लेकर के। ऐसे में समाज के कुछ लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था, कर्मकांडी व्यवस्था, यज्ञ संपादन की जो व्यवस्था थी उसका विरोध करते हैं। अर्थात ये जो समय काल था वो धार्मिक रूप से देखा जाए या बौद्धिक रूप से देखा जाए, धार्मिक बौद्धिक अशांति का काल था। धार्मिक बौद्धिक अशांति का काल था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ कुछ नए धार्मिक संप्रदाय बनते हुए देखने को मिलते हैं, नए धार्मिक संप्रदाय देखने को मिलते हैं। और बौद्ध ग्रंथों में ऐसे 62 कितने भाई 62 धार्मिक संप्रदायों की जानकारी मिलती है, जबकि जैन ग्रंथों में 368 धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। अब 368 कुछ अपवाद, 368 कुछ अपवाद स्वरूप दिखाई देता है, इतना ज्यादा भी नहीं हुआ होगा। तो बौद्ध ग्रंथों में जो 62 धार्मिक संप्रदायों की बात की गई है उसे ही स्वीकार किया जाता है। परीक्षा में प्रश्न इसी को लेकर के पूछा जाता है। और इन 62 में से समय के साथ इन 62 में से अब इस बात को ऐसे समझ लें कि ये जो 62 है ये लाइन है और जैन और बौद्ध धर्म ये लाइन है। अर्थात जब ज्यादा ज्ञान वाले पुरुष मार्केट में लॉन्च हुए धार्मिक संप्रदाय के तौर पे, तो जो छोटे कम ज्ञान वाले संप्रदाय थे वो परिदृश्य में ओझल हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। और समय के साथ इन 62 में से 6 संप्रदाय ज्यादा हिट हुए, 62 में से 6 ज्यादा हिट हुए और कालांतर में चल करके ये 6 भी पीछे छूट जाते हैं जब मार्केट में लॉन्च हुए गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म। दूसरा, जब मार्केट में लॉन्च हुए महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म लॉन्च हुए, तो ये 6 या 62 पीछे छूट गए। अब इनके पीछे लोग भाग नहीं रहे हैं, बल्कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के पीछे भाग रहे हैं। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एक माहौल बनता है 6ठी सदी ईसा पूर्व में। इसके फलस्वरूप ही लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का गंगा घाटी क्षेत्र में अस्तित्व का पता चलता है, जिसमें से 6 ज्यादा लोकप्रिय हुए। और जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी मार्केट में लॉन्च हुए ज्ञानवान अर्जित करने के बाद, तो वो 6 भी परिदृश्य में ओझल हो गए, पीछे छूट गए और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में 2 सशक्त जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तौर पे आंदोलन देखने को मिलता है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात, धार्मिक बौद्धिक अशांति के बाद एक लास्ट मुद्दा इसमें, यह जो समय काल था वो 16 महाजनपद के अस्तित्व की बात करता है। 16 महाजनपद का अस्तित्व देखने को मिलता है। कैसे भाई? पूर्व वैदिक काल में आपने देखा क्या था? कबीलाई प्रकार की व्यवस्था थी, कबीला था। उत्तर वैदिक काल में एक चरण आगे बढ़ गए लोग। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? कई कबीले आपस में मिले, बना जनपद। और महाजनपद काल अगला ही समय काल है 6ठी सदी ईसा पूर्व। कई जनपद आपस में, चाहे स्वाभाविक रूप से चाहे युद्ध आदि के माध्यम से, जब एक हुए कई सारे जनपद, तो अब बन गया महाजनपद।
महाजनपद, और इसे को ही कहा जाता है राज्य। अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व में कुल कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है या 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब समझने की बात यह है, ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। 2 प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। एक राजतंत्रात्मक, कौन सी भाई? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक की खास बात क्या होती है? राजतंत्रात्मक में वंशानुगतता देखने को मिलती है, राजा का बेटा ही अगला राजा हो जाएगा। जबकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है, हमारे देश का भारत एक गणतंत्र है, जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होगा, वंशानुगतता के आधार पे नहीं होगा, जैसे ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलता है, वैसा नहीं है। तो यहां का जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो राज्य का प्रमुख है अर्थात राजा है, वो निर्वाचित राजा होता है, वंशानुगत राजा नहीं होता है। अब ये जो 16 महाजनपद थे, तो 16 में से कितने राज्य ऐसे थे या महाजनपद ऐसे थे जहां पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? तो कुल 14 महाजनपद में, कितने भाई? 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जबकि 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अब ये जो 2 महाजनपद हैं जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वो कौन से थे? एक था मल्ल, कौन सा भाई? एक था मल्ल, और दूसरा वज्जी संघ। कौन सा भाई? वज्जी संघ देखने को मिलता है। अब ये जो मल्ल थे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले, इनकी 2 शाखाएं थी, एक कुशीनारा के मल्ल और दूसरा पावा के मल्ल। कुशीनारा और पावा के मल्ल, अर्थात ये 2 ब्रांचेस मल्लों की देखने को मिलती है जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। और वज्जी संघ कुल 8 गणराज्यों का समूह था, 8 गणराज्यों का समूह था। इसका मतलब ये जो 6ठी सदी ईसा पूर्व है, उस 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के अंतर्गत ही 16 महाजनपद के अंतर्गत ही ये 8 गणराज्य और ये 2 गणराज्य, अर्थात कुल 10 गणराज्य की भी स्थिति देखने को मिलती है जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मौजूद थी। बात समझ आ रही है भाई? ये इस समय काल की आपको सारी विशेषता की बात किया। चलिए, वैशाली की नगर वधु मैं खुद बताऊंगा, 2-3 दिन रुके रहे। ठीक है भाई? चले, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अब थोड़ा सा इन बातों को हम नोट करना शुरू करें, फिर बारी बारी से 16 महाजनपद के विषय में देखेंगे, और 16 महाजनपद में जो 15 महाजनपद थे, समय के साथ मगध महाजनपद ने अन्य 15 को बारी बारी से या जीतते हुए या जिस भी प्रकार से अपने मगध राज्य में मिलाते चले गए, और यहीं से मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। तो मगध साम्राज्यवाद के अंतर्गत भी मगध में कौन कौन से राजवंश हुए वो देखेंगे, और इसके पीछे जो सारी बातें थी, जैसे 6ठी सदी ईसा पूर्व में ये धार्मिक और बौद्धिक अशांति का काल था, तो बौद्ध धर्म के विषय में भी पढ़ाई करेंगे, जैन धर्म के भी विषय में पढ़ाई करेंगे, ईरानी आक्रमण भी देखेंगे, यूनानी आक्रमण की भी बात हम करेंगे। चले, लिखना शुरू करेंगे इन सारी बातों को। जी शीला जी, चले हेडिंग डालेंगे, महाजनपद काल ब्रैकेट में 6ठी सदी ईसा पूर्व।
हेडिंग डालेंगे इस काल की विशेषता। इस काल की विशेषता। नंबर 1, पुरातात्विक दृष्टि से पुरातात्विक दृष्टि से पुरातात्विक दृष्टि से यह काल एनबीपीडब्ल्यू ब्रैकेट में उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड ब्रैकेट क्लोज का काल था। नंबर 2, इस काल में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लोहे के उपकरणों का प्रयोग हुआ, साथ ही धान रोपण पद्धति की भी जानकारी हुई। फलस्वरूप कृषि कार्य को बल मिला और कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई। कृषि अधिशेष मतलब आवश्यकता से अधिक। कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी में इस काल में ही भारत में मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस काल की मुद्रा को आहत मुद्रा ब्रैकेट में पंच मार्क्ड क्वाइन ब्रैकेट क्लोज कहा जाता था। जो मुख्यतः चांदी की और थोड़ा तांबा की भी, चांदी अंडरलाइन कर लेंगे, थोड़ा तांबा की भी बनी होती थी। इन धातु के टुकड़ों पर पेड़, मछली, मोर, पीकॉक, अर्धचंद्र आदि जैसी आकृतियों को ठप्पा मारकर
आदि जैसी आकृतियों को ठप्पा मारकर ये मुद्रा बनाई जाती थी। उपरोक्त कारणों से अर्थात कृषि अधिशेष और मुद्रा व्यवस्था आरंभ हुआ। उपरोक्त कारणों से व्यापार वाणिज्य को बल मिला पैराग्राफ चेंज करके। मुद्रा व्यवस्था के आरंभ तथा व्यापार आदि के कारण मुद्रा के रूप में नियमित कर व्यवस्था आरंभ हुआ। नियमित कर व्यवस्था का आरंभ हुआ। साथ ही नियमित सैन्य व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। उपरोक्त विभिन्न कारणों से इस काल में नगरीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई और इस काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। इसी में इस काल में ही लेखन परंपरा की पुनः शुरुआत हुई। इस कारण ऐतिहासिक काल का आरंभ महाजनपद काल से ही माना जाता है। विभिन्न गतिविधियों के कारण समाज में
विभिन्न गतिविधियों के कारण समाज में कुछ नए सामाजिक वर्गों तथा नए सामाजिक वर्गों तथा पेशों का भी आरंभ हुआ। पैराग्राफ चेंज करके, महाजनपद काल में ही भारत पर सर्वप्रथम भारत पर विदेशी आक्रमण ईरानी/फारसी के द्वारा देखने को मिलता है, जबकि इसके लगभग 200 वर्ष बाद ब्रैकेट में 4वीं सदी ईसा पूर्व में सिकंदर के नेतृत्व में 4वीं सदी ईसा पूर्व में ब्रैकेट क्लोज सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण हुआ था। पैराग्राफ चेंज करके, महाजनपद काल में ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं का विरोध आरंभ हुआ। फलस्वरूप यह काल धार्मिक और बौद्धिक अशांति का काल रहा। जिसके अंतर्गत अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। जिनमें बौद्ध तथा जैन सर्वप्रमुख रहे। एक लास्ट पैराग्राफ चेंज करके, 6वीं सदी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक कालीन जनपद छठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक कालीन जनपद आपस में संयुक्त होकर
महाजनपदों का निर्माण करते हैं। महाजनपदों का निर्माण करते हैं। इस काल में कुल 16 महाजनपदों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। हेडिंग डालेंगे 16 महाजनपद। हेडिंग अगली होगी 16 महाजनपद। महाजनपद काल के 16 महाजनपदों महाजनपद काल के 16 महाजनपदों के अस्तित्व की जानकारी बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ब्रैकेट में लिखेंगे पाली भाषा, ब्रैकेट में पाली भाषा, कॉमा महावस्तु ब्रैकेट में संस्कृत भाषा। मतलब ये पुस्तकें किस भाषा में लिखी हैं वो भी आपको बता रहे हैं। अंगुत्तर निकाय ब्रैकेट में पाली भाषा, कॉमा महावस्तु ब्रैकेट में संस्कृत भाषा, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र ब्रैकेट में प्राकृत भाषा, से मिलती है। इनमें अंगुत्तर निकाय, कोई एक लगाना होगा तो अंगुत्तर निकाय लगाएंगे। इनमें अंगुत्तर निकाय सर्वाधिक प्रामाणिक, ऑथेंटिक, इसमें अंगुत्तर निकाय सर्वाधिक प्रामाणिक जानकारी देता है। इसी में इन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले थे, जबकि 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले थे, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले थे।
गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले दो महाजनपद, गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले दो महाजनपद मल्ल तथा वज्जी संघ थे। मल्ल तथा वज्जी संघ थे। मल्लों की दो शाखाएं थीं। मल्लों की दो शाखाएं थीं, जबकि वज्जी संघ 8 गणराज्यों का समूह था। वज्जी संघ 8 गणराज्यों का समूह था। इस प्रकार इस काल में इस काल में 10 गणराज्यों के अस्तित्व की भी जानकारी मिलती है। 10 गणराज्यों के अस्तित्व की भी जानकारी मिलती है। एक लास्ट लाइन, 16 महाजनपदों का विवरण है डैश, और छोड़ देंगे। 16 महाजनपदों का विवरण है डैश। बस इतना लिख करके छोड़ दें। कल एक तरफ महाजनपदों के नाम देखेंगे, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां देखेंगे, मगध साम्राज्यवाद के विषय में बात करेंगे। हो गया भाई? जी प्रतिभा जी, बिल्कुल आज और कल में मिल जाएगा। मैंने बोल दिया है कल तक मिल जाएगा। जी अनामिका जी, चले आपको आज पता तो चला। नहीं ब्रह्मस्वरूप जी, ठीक है फिर। चले, और कोई बात होगी? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सारी चीजें दिमाग में बिल्कुल फीड कर गई होंगी। पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट ही बता दिया आपको। कोई परेशानी आएगी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाई करते रहे। सबसे अहम चीज होता है विश्वास, और इस बात को जीवन भर के लिए गांठ बांध लीजिए कि टीम एजुकेशन इंडिया या शेखर पांडे आपके साथ खड़े हैं तो कभी भी कुछ गलत हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है जीवन भर। बस एक विश्वास बनाए हुए हैं, विश्वास बनाए रखिए। आप जितना सोचते हैं उससे 10 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। अभी फिर अब 6 बजेगा, शाम के 6 बजे वही पब्लिक क्लास की शुरुआत होगी। आशीष सर ज्योग्राफी पे काम करेंगे, फिर मेरी क्लास होगी, उसमें हिस्ट्री के संदर्भ में मध्यकालीन भारत की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर रंजय तिवारी जी की रीजनिंग की क्लास होगी, फिर लास्ट में करंट की क्लास होगी। तो फटाक से तैयार हो जाए आप लोग, और 6 बजे से बस पब्लिक क्लास की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।